कोलकाता के न्यूटन एरिया में स्थित इको पार्क के अंदर ही करीब 2-3 महीने पहले ही फुल फ्लेजेड तरीके से चालू हो गया है सोलर डोम म्यूजियम। ये भारत का पहला सोलर डोम म्यूजियम है। अगर आप लोग इको पार्क में घूमने जा रहे हैं तो इस म्यूजियम को एक बार जरूर घूम के देख के आए। इस जगह पे जाने का जो पूरा डिटेल्स है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा इस वीडियो में, तो स्किप किए बिना चलिए अभी आगे बढ़ जाते हैं। ये है इको पार्क के 4 नंबर गेट का बस स्टैंड। अगर आप लोग एयरपोर्ट बारासात दक्षिणेश्वर दमदम एयरपोर्ट की तरफ से इधर में आ रहे हैं तो इसी बस स्टैंड पे आप लोग को उतरा जाएगा। आप लोग रोड भी क्रॉस कर सकते हैं। इससे अच्छा कि इस सब से होते हुए चले जाए रोड के दूसरे तरफ में, और दूसरे तरफ में निकलते ही बाएं तरफ में ये मैजिक वैन वगैरह खड़े रहते हैं। आप इससे भी यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन इससे भाड़ा बहुत ज्यादा लग जाता है, करीब 40 से 50 रुपये लगता है, जहाँ बस में यहाँ पे आने से 15-16 रुपये लगता है। अब इस तरफ में देखिए, उस तरफ का जो रोड है वहाँ पे हम लोग आके उतरे थे और पास में ये जो सबवे है उसी के अंदर से होते हुए हम लोग यहाँ पे आ गए। ये जो बस स्टैंड आप देख रहे हैं इस जगह का नाम है नवाबपुर का बस स्टैंड। मैं तो भूल गया कि कौन से गेट से जाने से आसानी रहेगा कि वो डोम म्यूजियम तक जाने के लिए, तो मैं सोचता हूँ कि टोटो वगैरह कर लेते, तो यहाँ पे आके मैं यहाँ पे बार्गेनिंग वगैरह करता हूँ। तो ये लोग कहते हैं कि रिजर्व करना पड़ेगा और 100 रुपये लगेगा 2 जन का। तो मैं भांजे से कहता हूँ कि गोल करके देख तो कितना दूर है, तो कहते हैं 1 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा है। तो मैं बार्गेनिंग करने के बाद सोचता हूँ अगर 101 किलोमीटर होगा तो हम लोग पैदल ही चले जाएंगे, उसमें क्या है। तो इधर उधर सोचने के बाद मैं भांजे से कहता हूँ चल रोड के उस तरफ में जाके थोड़ा और बार्गेन कर लेते हैं, अगर अच्छा रेट मिल गया तब टोटो कर लेंगे, वरना तो पैदल है ही। फिर हम लोग इन भाई साहब के एकदम टोटो में चढ़ जाती है। अच्छा रेट दे रहे थे, पहले 40 रुपये मांगे, फिर बोल रहे थे नहीं 30 रुपये दीजिएगा वो सही रहेगा। फिर हम लोग सोचते हैं चलो अच्छा आदमी है बोल रहे हैं, लेकिन इनका अगर मैं फेस का वीडियो ले पाता तो बहुत अच्छा रहता है। इतने बड़े स्कैमर है, आप लोग इन सब स्कैमर से बच के रहिए। यहाँ पे एक मिनी जू राम मंदिर बन रहा है, उन सब जगह पे भी ये टोटो जाते हैं, लेकिन जाने का जरूरत क्या है। अगर आप लोग चलने में सक्षम है तो पैदल जाइए ना, 10 से 12 मिनट लगता है। और मैंने भी ये गलती किया था, ये टोटो में चढ़ के वो इधर उधर का बात करते करते करीब 2-3 मिनट मुझे ला के उतार देता है ये जगह पर, कहते हैं यही सोलर डोम म्यूजियम है। लेकिन वहाँ पे पहुंच के देखते हैं वहाँ पे कुछ नहीं है, वो एक काउंटर है टिकट का, वो भी खाली पड़ा हुआ है। फिर मैं अंदर जाके गार्ड से पूछता हूँ कि एक्चुअली ये जो सोलर डोम म्यूजियम है वो है कहाँ। तो कहते हैं आप गलत जगह पे आ गए, आप निकल के थोड़ा बाएं तरफ में आगे बढ़िए फिर आपको मिल जाएगा। फिर वो भी हम लोग गलत हो जाते, चलते चलते पहुंच जाते यहाँ पे, और यहाँ से थोड़ा पास में राम मंदिर था। फिर हम लोग बैक करके आ गए और पहुंच गए ये वाले गेट के। ये एक्चुअली है 6 नंबर और 7 नंबर का गेट का एंट्री पॉइंट। यहाँ से अंदर की तरफ थोड़ा आगे बढ़ के फिर वो सोलर डोम म्यूजियम है। और जाते वक्त रास्ते में ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे पार्किंग वगैरह है, लेकिन ये एक्चुअली में सोलर डोम म्यूजियम के नहीं है। ये सामने जो जू है मिनी जू, ये वहाँ का ही पार्किंग है। उस दिन तो मेरे हाथ में टाइम नहीं था, इसलिए मैं जो ये मिनी जू है इसका और जो राम मंदिर पीछे छूट गया उसका मैं वीडियो नहीं बना पाया। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ही दिनों के अंदर ये जो 2 जगह छूट गया इनका वीडियो बना के आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए। तो चलिए फिर से वापस आते हैं वीडियो में। इस जगह से थोड़ा आगे बढ़ते हुए मैं पहुँच जाता हूँ एकदम ये जो मेन गेट दिख रहा है, यहाँ पे यह धामसा मादोल एक रेस्टोरेंट है, पास में ये गोल्फ कोर्स है। यही से होके जाना पड़ता है वो सोलर डोम म्यूजियम के उधर में। हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल नेशनल इंटरनेशनल। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कैसे मैं और मेरा भांजा दोनों मिलके इको पार्क को एंजॉय करते हैं, हर कोई चीज़ उसको देखते हैं। और आज आप लोगों को दिखा उसके जस्ट पास में एक सोलर डोम म्यूजियम है जो अभी नया इनोग्रेट हुआ है 1-2 महीने पहले। उसमें रोबोटिक बहुत कुछ चीज़ें वगैरह है, तो वही हम लोग देखने जाएंगे। तो चलिए हम लोगों को दिखा देते हैं। पहले तो आप लोगों ने देख ही लिया कि कैसे हम लोग इधर उधर भटक गए थे, आने में बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन अभी उधर में जाते हैं क्या है वो चीज़ देखते हैं और वो भी आप लोग को दिखाते हैं फुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो चलिए अभी आस्ते आस्ते वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और ये रास्ता भी देखिए बहुत खूबसूरत है, खाली है, लेकिन ये रास्ता देखिए जैसे पहाड़ियों में जाने के वक्त नहीं लगता कि दोनों तरफ पाइन का पेड़ वगैरह लगे रहते हैं। ये पाइन का पेड़ नहीं है, लेकिन ये डिज़ाइन बहुत अच्छे से किया हुआ है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए फिर से भी आस्ते आस्ते आगे बढ़ते हैं। ये जो इतना बड़ा और खूबसूरत सा गोल्फ का कोर्स आप लोग देख रहे हैं, आप लोग भी चाहे तो यहाँ पे गोल्फ के खेल को एंजॉय कर सकते हैं। जहाँ से मैं आ रहा था उस तरफ पे टिकट काउंटर है, वहाँ से टिकट परचेस करके वहाँ से 2-4 मिनट आगे बढ़ के सामने यहाँ पे देखिए एक बाउल का इतना खूबसूरत एक मूर्ति बनाया हुआ था जो इस जगह के लुक को एक एस्थेटिक ब्यूटी दे रहा था। और सामने देखिए एक बस स्टॉप जैसा भी कुछ बना, एक घर जैसा, वहाँ पे भी बहुत खूबसूरत एक आर्ट बना हुआ था, माँ दुर्गा का तस्वीर बना हुआ है, दक्षिणेश्वर टेम्पल का वगैरह वगैरह बना हुआ है, और पास में ये मूर्ति है। बहुत खूबसूरत लग रहा था ये जगह। हम लोग यहाँ पे बैठ के थोड़ा रेस्ट वगैरह लेते हैं, थोड़ा फोटो वगैरह यहाँ पे खींचते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं अंदर की तरफ जाने के लिए। अंदर की तरफ जाते हुए मेरा नज़र पड़ जाता है यहाँ पास में एक चार्ट दिया हुआ है पार्किंग का, जहाँ पे बस का है 100 रुपये, बाइक का 20 रुपये और 4 व्हीलर्स का रेट है यहाँ पे पार्किंग के लिए 60 रुपये। फिर वहाँ से हम लोग आस्ते आस्ते आगे बढ़ जाते हैं और पहुँच जाते हैं यहाँ पे। देखिए ये गोल्फ कोर्स है, ये भी कितना बड़ा है, सामने ये लाइन से पार्किंग वगैरह, और पास में ये एक टेम्पोररी टिकट काउंटर है, यहाँ से हम लोग टिकट खींचते हैं। लेकिन ये टिकट इको पार्क का है, सोलर डोम म्यूजियम का नहीं। इसी से अंदर आप लोगों को एंट्री मिलेगा। और ये देखिए ये है वो द मस्ट अवेटेड
सोलर डोम म्यूजियम। एट लास्ट हम लोग आके पहुंच गए ये वाला जो सोलर डोम म्यूजियम है वहाँ पे। इतना कोशिश करने के बाद इधर उधर से घूमते घूमते आने के बाद एट लास्ट यहीं पे हम लोग आ गए। अभी चलिए जाते हैं, टिकट वगैरह काटते हैं, क्या क्या सिस्टम है सब कुछ आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए आस्ते आस्ते आगे बढ़ते हैं। ये जो सोलर डोम म्यूजियम आप लोग देख रहे हैं इसे नवंबर 5, 2024 को फुल फ्लेजेड तरीके से दर्शकों के लिए ओपन कर दिया गया था। और इस डोम म्यूजियम के बाहर में करीब 2000 सोलर पैनल्स लगे हुए हैं जो हर वक्त जो सोलर एनर्जी या सोलर इलेक्ट्रिसिटी है उसे उत्पादन किया जा रहा है। और इस डोम म्यूजियम के अंदर का जो पूरा इलेक्ट्रिसिटी है वो इस सोलर पैनल से बने हुए जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी है उसी से यूज़ होता है। और इस डोम म्यूजियम का हाइट करीब 96 फीट है, मतलब ये करीब 10 माले के जितना इसका हाइट है। देख के तो लगता नहीं है लेकिन एक्चुअली इसका हाइट 10 माले जितना ही ऊंचा है। और साथ ही ये 313 फीट चौड़ा भी है। खैर जो भी, इधर उधर घूमते घूमते आके हम लोग टिकट कर लेते हैं। और टिकट का प्राइस है पर हेड 200 रुपया। पहले तो हम लोगों ने टिकट काट लिया था इसलिए वीडियो में अभी नहीं दिखा पा रहे, लास्ट में दिखाएंगे। बाएं तरफ में यहाँ पे टिकट काउंटर है और दाएं तरफ में यहाँ पे बैग रखने का जगह है। वहाँ पे बैग वगैरह रख के हम लोग ये जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको ये अपना टिकट दिखाते हैं, चेक करा के फिर जाते हैं एकदम अंदर की तरफ ये म्यूजियम के। और बाएं तरफ में ये काउंटर में जो लोग दिख रहे हैं वहाँ से आप लोग फ्री में गाइड ले सकते हैं जो आपको पूरा इलाका घुमा के दिखा देंगे ये डोम म्यूजियम का। और बाएं तरफ में देखिए यहाँ पे पूरा एक लिस्ट बना हुआ है कौन से फ्लोर में क्या क्या है यहाँ पे देखने के लिए। और यहाँ पे देखिए एक सूरज का इतना खूबसूरत सा रेप्लिका उसको हैंगिंग करके रखा हुआ है। और ये है उस जगह के आसपास का पूरा नजारा कुछ ऐसा दिखता है। इधर में मेन गेट है और पास में ये रिसेप्शन है। पास में एक ईवी रखा हुआ है जो निसान कंपनी का एक फ्यूचरिस्टिक ईवी है। और उसी के जस्ट बगल में कई सारे रोबोट वगैरह रखे हुए हैं। आप लोग इनको भी गाइड के हिसाब से ले सकते हैं लेकिन उसके लिए अलग से 100 रुपये का टिकट चार्जेस लगता है। लेकिन हम लोग का तो लक खराब था कि उस दिन ये सब मेंटेनेंस के लिए बंद था। हम लोग तो इनको गाइड हिसाब में ले नहीं पाए, खाली देख लिए और फिर वहाँ से आगे बढ़ गए। और सामने ही देखिए यहाँ पे एक निकोला टेस्ला का एक देखिए एकदम ओरिजिनल जैसे दिखने वाला एक मूर्ति बना हुआ है। और पास में ये देखिए ये जो गेट है उसके पास ये हिस्ट्री ऑफ एनर्जी का एरिया। और उससे थोड़ा अंदर की तरफ घुस के बाएं तरफ में यहाँ पे भी देखिए और एक खूबसूरत सिलिकॉन वैक्स का मूर्ति बना हुआ है। देखिए कोई देख के कह पाएगा कि ये ओरिजिनल है, ये एकदम ओरिजिनल जैसा लग रहा था यहाँ देखने में। मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था कि इनका नाम क्या लिखा हुआ था, ये मेरी ही गलती है। और उसके उल्टे तरफ में यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा लाइटिंग के डिजाइन के ऊपर क्राइसिस लिखा होता है। तो मेरा भांजा कहता है यहाँ पे मेरा थोड़ा तस्वीर वगैरह खींच दो। तो मैं कहता हूँ चलो मैं भी थोड़ा खींच लेता हूँ। तो आप लोग देख के बताइए हम लोग का तस्वीर वगैरह कैसा आया है कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे देखिए ये जो पूरा डोम म्यूजियम है उसका अंदर के पूरा नज़ारा ऐसा दिखता है। और पास में पीछे की तरफ से ये ऐसा दिख रहा है जहाँ पे ये सोलर पैनल्स वगैरह लगे हुए हैं। और उसी के थोड़ा सामने यहाँ पे एक डिजिटल बोर्ड दिया हुआ है जहाँ पे लिखा है हर दिन 2400 पेड़ पूरे दुनिया भर में काटे जाते हैं। और हम लोग पिछले 200 साल से कैसे दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं उसके बारे में भी वीडियो वगैरह यहाँ पे आते रहते हैं इस डिजिटल बोर्ड में। और उसी के पास में और एक डिजिटल बोर्ड बना हुआ है जहाँ पे जो लेटेस्ट क्लाइमेट डिजास्टर्स वगैरह हुए पूरे दुनिया में उसका वीडियो वगैरह भी इस स्क्रीन के ऊपर आते रहते हैं। और ऊपर में एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया हुआ है जो लिखा हुआ है देयर इज नो प्लेनेट बी, मतलब हमारे रहने के लायक दूसरा कोई प्लेनेट अभी तक तो मिला नहीं है। इसी के बगल में देखिए सिलिकॉन वैक्स का इतना खूबसूरत और एक मूर्ति, इसको देख के भी एकदम ओरिजिनल जैसा ही लग रहा था। वहाँ से सामने की तरफ बढ़ के हम लोग पहुँच जाते हैं ऐसे एक टनल के वहाँ पे जहाँ पे ऐसे LED स्क्रीन के ऊपर ये सब विजुअल्स वगैरह आ रहे थे जिससे आपको हमें समझाया जा सके कि जैसे विंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन के वजह से पूरे एनवायरनमेंट में क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जैसे जो स्क्रीन पे आप लोग विजुअल्स वगैरह देख रहे हैं उससे आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे कैसे चेंजेस वगैरह हो रहा है। पहले तो यहाँ पे जैसे ग्रीनरी दिखाया जा रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे जीव जंतु वगैरह अच्छे से टहल रहे हैं, समुद्र के ऊपर पक्षी जा रहे हैं, मछली नीचे से घूम रहे हैं, फिर यहाँ पे पूरा डिस्ट्रक्शन शुरू होता है जैसे विंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसको यहाँ पे अच्छे तरीके से दर्शाया जा रहा था। फिर वहाँ से बाहर निकलते वक्त उस टनल के टर्निंग के वहाँ पे मुझे दिख जाता है एक बहुत ही भयानक डेटा जहाँ पे लिखा होता है हर साल करीब 70 लाख लोग इस दुनिया में एयर पोल्यूशन की वजह से मर जाते हैं। और दुनिया के टॉप एयर पोल्यूटेड सिटीज में हमारा दिल्ली भी आता है। पहला है हमारा प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान का लाहौर, फिर है चाइना का काशगर, फिर दिल्ली, फिर अल जहरा कुवैत, नेपाल का बीरगंज और इराक का बगदाद। और हम कोलकाता वालों के लिए भी एक बहुत ही डर का बात है, ऐसा एज्यूम किया जा रहा है दुनिया में 6 शहर सबसे पहले पानी के अंदर चले जाएंगे और उसमें से भी कोलकाता का नाम आता है, वो भी सबसे पहले बाई 2030। बाकी सब तो 2050 तक है लेकिन कोलकाता का 2030 तक है। और ये 6 शहर है टोक्यो, मुंबई, न्यूयॉर्क, कोलकाता, जकार्ता और लंदन।
वहाँ से चल के हम लोग आ जाते हैं ये वाले टनल के यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए वीडियो का स्टार्टिंग तो देखने में बहुत मस्त लग रहा था। हर एक जो टनल है वहाँ पे वीडियो वगैरह का स्टार्टिंग ऐसे ही हो रहा था। और यहाँ पे जो वाटर पॉल्यूशन है उसके बारे में पूरा डिटेल्स दिखाया गया है। मैं यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप लोग थोड़ा देर शांति से यहाँ पे देखिए और समझिए कि यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, और मुझे भी कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग यहाँ पे क्या समझे। वहाँ से निकल के जब थोड़ा सामने बढ़ के मैं आगे जा रहा था तो दीवार के टर्निंग में मुझे एक बहुत ही भयानक डेटा दिख जाता है। करीब 2.3 मीटर मतलब करीब 7.5 फुट हाइट बढ़ जाएगा सी लेवल का, और करीब 4.5 करोड़ लोग इससे फ्लड अफेक्टेड भी हो सकते हैं। और ये जो रेड मार्क सिटीज़ है इंडिया के मैप के इधर में, ये करीब 2100 ईयर जो आ रहा है उसके अंदर पानी के नीचे चले जाने का आशंका किया जा रहा है। फिर वहाँ से चलते चलते हम लोग आ जाते हैं इस वाले टनल के यहाँ पे। और यहाँ देखिए इतना खूबसूरत ये जो पहाड़ी वगैरह है उसको दिखाए जा रहे थे, उसी के साथ साथ इतना खूबसूरत ये ग्रीनरी को भी यहाँ पे दर्शाए जा रहे थे। फिर वहाँ से शुरू होता है ये पूरा शहर का भीड़, उसके साथ साथ ये पोल्यूशन की वजह से जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है और फ्लड वगैरह हो रहा है उससे जो इफ़ेक्ट पड़ता है उसको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया। आप लोग इसे भी एक बार शांति से देख लीजिए और ये भी कमेंट में बताइए कि इससे आप लोग क्या समझ पा रहे हैं। मैं यहाँ पे भी कुछ नहीं बोलूँगा। वहाँ से निकल के और एक रूम में जाते वक्त टर्निंग के वहाँ पे दिख जाता है मुझे और एक भयानक एक डेटा, जैसे 21st सेंचुरी में जो बिगेस्ट डिजास्टर हुए एनवायरमेंटल वो सब यहाँ पे दर्शाएगा। जैसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 2023 में जो सूखा पड़ा था वो वाला, पाकिस्तान में 2022 का जो फ्लड था, यूरोप का जो हीट वेव था 2023 में वो वाला, ये सब कुछ यहाँ पे दर्शाया गया था। ये सब कितना डेंजर हो सकता है आप लोग ही समझ लीजिए। और ये जो आप लोग रेड एरिया पूरे देख रहे हैं ना ग्लोब के पास में, 2010 तक का ये डेटा है एक्चुअली। 1860 से लेकर अभी तक जो एनुअल हीट इंक्रीज हुआ है इसके ऊपर ये डेटा है। देखिए पहले 1920 तक ऐसा था, थोड़ा ब्लूइश था, 1890 में ऐसा था, 1860 में ऐसा था। और इसके बारे में पूरा डिटेल्स ऊपर में बंगाली इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिए हुए, आप लोग चाहे तो थोड़ा पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा और सोचिएगा कि ये कितना सेंसिटिव बात है इस दुनिया की। और इसके वजह से ग्लेशियर वगैरह भी आस्ते आस्ते पिघलते जा रहे हैं और फ्लड का खतरा भी साल दर साल बढ़ते जा रहा है। वहाँ से टर्निंग लेके हम लोग चले जाते हैं ये वाले एरिया तक, और ये एक दूसरे फ्लोर में जाने का रास्ता था। और यहाँ पे देखिए इतना खूबसूरत सा आर्ट वर्क बने हुए थे, इतना खूबसूरत कई सारे मूर्तियाँ हाथी के, पक्षी के, डायनासोर के और भी कई सारे जीव के बने हुए थे। लेकिन सबसे अच्छा बात ये था कि यहाँ पे अलग अलग जो जीव जंतु है, पशु पक्षी, सबके पास में एक ऐसा गोल सा कैटलॉग सा बनाया हुआ था जिसके ऊपर इनका जो प्रजाति है, कब से ये लोग है दुनिया में, उसका पूरा डिटेलिंग दिया हुआ था ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। वहाँ से आगे निकल के हम लोग आ जाते हैं ये L1 का जो एरिया है वहाँ पे, जहाँ पे ये मिशन रीन्यूएबिलिटी का शो हो रहा था। और ये सामने देखिए सीवी रमन जी का भी इतना खूबसूरत सा एक सिलिकॉन वैक्स का मूर्ति बना हुआ है। और उसी के पास में ही है वो वाला रूम जहाँ पे ये जो मिशन रीन्यूएबिलिटी का जो शो हो रहा था
उसके बारे में दिखाया जा रहा था। रिन्यूएबल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, उससे पूरे दुनिया को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, उसी के बारे में यहाँ पे शो था। मैं, मेरा भांजा और भी कई सारे लोग थे, वो भी अपने बच्चों वगैरह को लेके आए थे ये शो देखने के लिए। आप लोग भी अगर चाहे तो इस शो को एंजॉय कर सकते हैं या फिर नहीं चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन होगा कि 1 मिनट का वीडियो है और इन्फॉर्मेटिव भी है तो देख लेने के लिए। तो इसके बाद मैं आप लोगों से बात करता हूँ। The rivers are dried and tainted, leaving thirstful farms behind. We have lost more in the race of development. We have emptied all our resources. Our home has suffered irreparable damage. We now need one more earth to meet our requirements. Today, we stand before the greatest need for humanity. The need that has the power to shape our future. The need that is our only path towards a better tomorrow. That need is renewable energy. इस जगह के शो को थोड़ी देर देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ने लगते हैं और बाहर निकलने लगते। तो मेरा भांजा कहता है यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा लाइटिंग का डिज़ाइन बना हुआ है, तो वहाँ पे तो एक फ़ोटो खींचने के लिए। तो मैं भी कहता हूँ चलो 1-2 फ़ोटो हम लोग खींच लेते। तो आप लोग बताइएगा कैसा आया ये फ़ोटो हम लोगों का। फिर हम लोग आ जाते ये वाले एरिया में, और यहाँ पे एक डिजिटल बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था चाइना इज़ द ग्लोबल लीडर इन रिन्यूएबल सेक्टर। लेकिन हम लोग क्यों नहीं है, ये ही मेरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। खैर वहाँ से आगे निकल के आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग आ जाते एक और सेक्शन के वहाँ पे। यहाँ पे बाहर में एक होप का इतना खूबसूरत लाइटिंग था, हम लोग वहाँ भी फोटो वगैरह लेते और घुस जाते। उसके बाद ये विजन थिएटर 2 के इधर में भी एक शो हो रहा था जैसे पिछले वाले थिएटर में हो रहा था। इधर भी हम लोग थोड़ी देर बैठ के या खड़े होके ये शो वगैरह देखते, फिर वहाँ से निकल जाते हैं। 30-40 सेकंड का ही वीडियो है, अगर चाहे तो आप लोग थोड़ा इसको देख लीजिए या फिर नहीं चाहे तो स्किप कर दीजिए, फिर आगे बढ़ जाएंगे वीडियो में। Renewables alone won't get us there. The true power of hope lies within us, the protectors of this planet. It is our actions, our choices, and our determination that will make the difference. We hold the key to mitigating the climate crisis, and in many parts of the world, this trend has already begun. वहाँ से चल के जब हम लोग बाहर की तरफ आते हैं तो मेरा नज़र पड़ जाता है ये फ्लोरिंग के ऊपर। हर एक जगह पे ऐसे गोल के मार्किंग के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। फिर मैंने अच्छे से यहाँ पे नज़र लगा तो मुझे समझ में आया, यहाँ पे ये गोल मार्किंग के ऊपर लिखा हुआ है कि कितना चलने से कितना कैलोरी वगैरह खर्चा हो रहा है हम लोगों का। देखिए ऐसे 100 मीटर चलने से 15 kcal, और यहाँ पे 105 मीटर चलने से 15.75 kcal, ऐसे ऐसे हर जगह पे मार्किंग किया हुआ था। ये तो जो फिटनेस फ्रीक लोग हैं उन लोगों के लिए अच्छा है कि कितना वो लोग एक्सरसाइज करते हैं, कितना चल रहे हैं, वो उन लोगों को समझ में आ जाएगा। और वहाँ से आगे बढ़ के हम लोग आ जाते हैं ये फ्लोर के इस जगह पे, और यहाँ से देखिए नीचे वाला वो एरिया जहाँ से हम लोग घुसे थे, और राइट में निशान का जो यूवी दिख रहा है वहाँ पे खड़े होकर हमारी तरह ही हर कोई फोटो वीडियो वगैरह ले रहे थे। और पास में यहाँ पे गाइड वगैरह भी है, और उसके पास से यहाँ ऊपर ये खूबसूरत सा जो डैमी बना हुआ है सूरज का, वो भी है। फिर हम लोग आ जाते हैं ये L2 सेक्शन के यहाँ पे। यहाँ देखिए माइकल फैराडे जिन्हें फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, उनका भी इतना खूबसूरत एक सिलिकॉन वैक्स का मूर्ति बना हुआ है। और उसी के पास में थोड़ा आगे बढ़ के यहाँ देखिए हाइड्रो पावर प्लांट का एक बहुत खूबसूरत एक ओरिजिनल जैसा दिखने वाला एक रेप्लिका बना के रखा गया था। और उससे भी अच्छा एक हुआ था कि एक टीचर आए थे, वो भी उनके जो स्टूडेंट्स वगैरह है उनसे सवाल वगैरह पूछ रहे, तो हम लोग भी खड़े खड़े होकर सुन रहे थे कि ये सही बोल रहे हैं कि नहीं, और उस चीज़ को एंजॉय भी कर रहे थे। Falling water turns into kinetic energy. Then after that, when it comes in contact with the turbine blades, the water with the frictional forms the energy, forms mechanical energy, and then when we pass to the generator, it produces the electrical energy. So chalo main here leta chalo. इस हाइड्रो पावर प्लांट के रेप्लिका के थोड़ा आगे राइट साइड में इधर में होमी जहांगीर भाभा, जिन्हें फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिया का कहा जाता है, और उनका इतना खूबसूरत सा एक सिलिकॉन वैक्स का मूर्ति बना हुआ था। मेरा मांझा तो देख के कह रहा था देखिए एकदम ओरिजिनल जैसा देखने में लग रहा है। मैंने भी कहा हाँ एकदम ओरिजिनल जैसा देखने में है। फिर हम लोग वहाँ से आगे बढ़ गए और जाने लगे थे दूसरे एक रूम के उधर में, और वहाँ पे हम लोग पहुँच जाते हैं आस्ते आस्ते जाके। वहाँ पे एक विंड फार्म का रेप्लिका बनाया हुआ था, और साथ ही साथ ऐसे ग्लोब बना हुआ था जिसमें
जियोथर्मल लाइट के माध्यम से दिखाया जा रहा था कि कहाँ से कहाँ में एयर फ्लो कर रहा है, दुनिया में किस जगह से जा रहा है। और एक रेप्लिका जो मैंने पहले ही का बनाया हुआ था कि विंड फार्मिंग कैसे किया जाता है, उससे कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है वगैरह वगैरह। उसी के पास में सीढ़ियों के ऊपर बैठे हुए सत्येंद्रनाथ बोस जी का इतना खूबसूरत एक सिलिकॉन वैक्स का मूर्ति बना हुआ है, और जिन्हें फादर ऑफ गॉड पार्टिकल्स बोला जाता है। देखिए इतना खूबसूरत सा वो मूर्ति है। और इसी के बगल में एक जियोथर्मल गैलरी भी है। हम लोग जाके घुस जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे एक दीवार पे एक बहुत खूबसूरत सा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ था, इस दुनिया में जो हीट अभी जमा हुआ है उसका 0.1% पूरा जो ह्यूमैनिटी है उसको 20 लाख साल तक आराम से चला सकता है। सोचिए एक बार, अगर हम लोग इसको सही से इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये कितना फ़ायदेमंद हो सकता है पूरे ह्यूमैनिटी के लिए, और अगर गलत तरीके से इसका इस्तेमाल हो गया तो ये कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, वो भी एक बात है। इस जगह को अच्छे से घूमने के बाद यहाँ से चलते चलते हम लोग आ जाते हैं ये वाली जगह पर। यहाँ पे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल का एक इतना खूबसूरत सा सिलिकॉन वैक्स का मूर्ति बना हुआ था, जिन्हें फादर ऑफ क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोला जाता है। यहाँ पे हम लोग तो ज़्यादा देर रुके नहीं, यहाँ से थोड़ा इधर उधर घूमे, फिर हम लोग निकल गए और पहुँच गए ये L4 के काउंटर के वहाँ पे। और उसके पास में एल्बर्ट आइंस्टाइन का इतना खूबसूरत एक मूर्ति बनाया हुआ था सिलिकॉन वैक्स का, और उन्हें तो कौन नहीं पहचानता। जो लोग साइंस पढ़ते हैं छोटे से लेकर बड़े, सब कोई उनके बारे में जानते हैं, और इन्हें मॉडर्न फिजिक्स का फादर भी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। और उसके बगल में यहाँ पे देखिए एक ऐसा रॉकेट जैसा कुछ बना हुआ था, और यहाँ पे आने से पहले वहाँ पे लिखा हुआ था लर्न बाय फन। इसका लाइटिंग का एक डिज़ाइन भी इधर किया हुआ है, और बगल में यहाँ पे एक बनी का मूर्ति जैसा बना हुआ है, और उसके पास में एक डिजिटल बोर्ड के ऊपर वहाँ पे एक गेम वगैरह भी है। हम लोग तो खेले नहीं, थोड़ा रुके, फिर वहाँ से आगे बढ़ गए और पहुँच गए यहाँ पे जहाँ पे एक मूर्ति बना हुआ है स्टीव जॉब्स का। और स्टीव जॉब्स कौन है इसके बारे में तो मुझे बताने का जरूरत नहीं है, जो लोग आईफोन आईपैड वगैरह यूज़ करते हैं सब लोग ही उनके बारे में जानते हैं। उसी के बगल में यहाँ पे एक डिजिटल बोर्ड जैसा बनाया हुआ था, जिसके ऊपर लाइटिंग के माध्यम से जो फ्यूचरिस्टिक सिटी कैसा होगा उसका एक डिजिटलाइजेशन किया हुआ था, दिखाया जा रहा था एक शो के माध्यम से। थोड़ा 2-3 मिनट का शो था, तो उसको मैंने कट करके थोड़ा छोटा कर दिया। आप लोगों को देख लीजिए, फिर मैं आप लोगों से बात करता हूँ। Enable homes to recognize preferences and adjust settings accordingly. Smart city. As we become smartphones and smart homes, even smart cities. Yes, you heard it right. Just like our smartphones, our cities are also upgrading, and soon you'll experience your very own making your life better as a futuristic smart home. But building a city where technology and innovation creates a seamless connected urban environment. A smart city is just that. For instance, traffic lights can adjust. और इस डिजिटल बोर्ड के ठीक उल्टे तरफ यहाँ पे एक स्विच बोर्ड है, वो भी डिजिटल है। इसके माध्यम से आप लोग इस जो प्रोग्राम हो रहा था इसका वॉल्यूम वगैरह कम ज़्यादा वगैरह वगैरह कर सकते हैं। हम लोग वो देखे वहाँ पे, और वहाँ से फिर आगे बढ़ गए, और चलते चलते हम लोग जा रहे थे टॉप फ्लोर के उधर में। और जैसे जैसे हम लोग टॉप फ्लोर के उधर में जा रहे थे, देखिए ये जो सीलिंग का हाइट है वो शॉर्ट होते जा रहा था, और ऊपर की तरफ वहाँ पे पहुँचते ही हमें दिख जाता है ये एलन भैया का एक इतना खूबसूरत सा सिलिकॉन वैक्स का मूर्ति, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। तो हम लोग सोचते उसके साथ भी थोड़ा एक फ़ोटो क्यों ना लिया जाए, तो 1-2 फ़ोटो हम लोग वहाँ से लेते हैं। और यहाँ पे पास में ऐसे छोटे छोटे टूल टेबल वगैरह भी रखे हुए हैं, कोई अगर थक गया तो बैठ सकता है वहाँ पे आराम करने के लिए। और उसी के उल्टे तरफ यहाँ पे फ्यूचर में जो सिटीज़ वगैरह है वो देखने में कैसा होगा, वैसा ही कुछ सारे डिज़ाइन करके तस्वीरों के माध्यम से ये बोट्स के ऊपर टंगाया हुआ था। हम लोग वो देखते हैं, लेकिन देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। थोड़ा एक बार आप लोग भी ये देख लीजिए। इन्हीं पिक्चर्स बोर्ड्स के पास में वहाँ पे एक और रोबोट था, लेकिन उस दिन वो भी मेंटेनेंस के लिए बंद था। हम लोग का तो लक खराब था कि हम लोग को देख नहीं पाए, इसलिए उसके बगल में ऐसा एक रूम बना हुआ था शॉप जैसा, तो वहाँ पे हम लोग घुस गए। वहाँ पे सोलर से बने हुए बहुत तरह के चीज़ें वगैरह मिल रहे थे, उसके अलावा ट्राईपॉड्स मिल रहे थे, टॉर्च वगैरह मिल रहे थे, और भी कई सारे चीज़, हेडफोन वगैरह ETC बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिल रहे थे। लेकिन हम लोगों ने तो वहाँ पे सब परचेज़ नहीं किया है, करने का ज़रूरत क्या है, हम लोग का कोई प्लान ही नहीं था कुछ परचेस करने का।
और तो मुझे लग रहा था कि वहाँ पे रेट भी वगैरह ज़्यादा हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा था, इसलिए परचेज़ नहीं किया। और इस तरफ में देखिए ऐसे टेडी वेडी वगैरह, बारबी डॉल्स और आर्टिफिशियल फ्लावर वगैरह ये सब उधर में मिल रहे थे। वहाँ पे ये सब चीज़ें वगैरह देख के इधर उधर घूमते घूमते बाहर जाके लिफ्ट पकड़ के हम लोग आ जाते हैं एकदम नीचे की तरफ में और बाहर निकलने लगते हैं। और ये मेन गेट के पास जैसे पहले मैं दिखा रहा था, ये है निसान का फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक ईवी। और फिर हम लोग आ जाते हैं बाहर की तरफ। ये देखिए ये है एंट्रेंस गेट और इसके बाएं तरफ में ये टिकट काउंटर। कोई टेंशन का बात नहीं है, यहाँ पे ऑनलाइन कैश दोनों ही लिया जाता है। अगर आप लोग ऑनलाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसी के राइट साइड में यहाँ पे बैग रखने का काउंटर, जैसा मैं पहले बोल रहा था। अगर थोड़ा बहुत चीज़ रहा तो अंदर लेके जाने का परमिशन दे भी सकते हैं और नहीं भी, पर मुझे तो दे दिया था। और अगर आप लोग का थोड़ा ज़्यादा सामान रहा तो इधर रख ही सकते हैं और वो भी फ्री, जितना तो मुझे पता है। इससे अच्छा होगा कि लेके ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा। फिर वहाँ से आस्ते आस्ते हम लोग बाहर की तरफ आ जाते हैं और इको पार्क का ये खूबसूरत शाम का नज़ारा देखते हुए बाहर की तरफ जाने लगते हैं और आ जाते हैं एकदम ये पीछे की गेट की तरफ। यही से होके बाहर निकलना पड़ता है। अगर आप लोग चाहे तो यहाँ से भी पैदल पैदल जा सकते हैं, ज़्यादा तो टाइम नहीं लगता, 7-8 मिनट 10 मिनट लगता है। और वरना यहाँ पे पास में ही टोटो वगैरह मिलता है और मुश्किल वही होगा कि यहाँ पे उल्टा उल्टा रेट मांगेगा, यही प्रॉब्लम होगा। यहाँ से जो भी करना चाहे आप लोग कर सकते हैं, पैदल पैदल या जो भी चाहे टोटो वगैरह पकड़ के बाहर में जा सकते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। हम लोग यहाँ से तो निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पास में एक बहुत ही खूबसूरत राम मंदिर हम लोगों ने देखा है, तो अभी हम लोग उसमें जाएंगे, उसको भी देखेंगे। लेकिन इसका वीडियो एक हफ्ते बाद आएगा। इसके बाद आएगा कोलकाता का जो इंडियन म्यूजियम है, जो कि इंडिया का द ओल्डेस्ट म्यूजियम है, उसका वीडियो। उसके बाद ये राम मंदिर वाला वीडियो आएगा। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और मेरे इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना तो आप सभी के लिए फ्री है, लेकिन इससे मुझे और मेरे चैनल को थोड़ा बूस्ट मिल जाता है। और मेरे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, हो सके तो उन सभी को भी थोड़ा फॉलो कर दीजिए। थैंक यू।